देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस के लिए मुख्य रूप से आर्ट्स के विषय पढ़ने होते हैं। आर्ट्स के विषय भविष्य में अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना। हमारा उद्देश्य इग्नू के स्टूडेंट्स को आईएएस प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। बीए की पढ़ाई के साथ आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार करना है। हमारे कोर्सेज इस तरह से शेड्यूल किए गए हैं कि अन्य वनडे परीक्षाओं के साथ अथवा प्राइवेट नौकरी करते हुए भी आईएएस की तैयारी हो सके। इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के जरूरतों के हिसाब से अलग अलग बैच उपलब्ध है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। आर्थिक संसाधनों के अभाव में पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य बैच बिल्कुल फ्री है। लक्ष्य बैच में यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले सभी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन शुल्क और फीस रिफंड किया जाएगा। इसके साथ ही बैच में टॉप परफॉर्मेंस और यूपीएससी मुख्य परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाएगा। अधिक जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह। आज की क्लास शुरू करते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू के बीए फर्स्ट ईयर में है। तो आपके पाठ्य पुस्तक BHIC 101 जो पहली पुस्तक है उसमें उस बुक की हम ब्लॉक नंबर 1 यानी कि खंड 1 कर रहे हैं। इस चैप्टर का इसमें जो है 3 चैप्टर हैं। रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये ब्लॉक 1 है आपका, ठीक है। हिंदी में आपकी पुस्तक पे लिखा होगा प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनः निर्माण। तो इसमें 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है जियोग्राफिकल रीजन्स एंड सोर्सेस, हिंदी में आपके बुक में लिखा होगा भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। सेकेंड यूनिट है प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लिखा होगा प्रागैतिहासिक काल। थर्ड यूनिट है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़, ये आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में शिकारी संग्रहकर्ता समाज के नाम से होगा। तो BHIC 101 में टोटल 4 खंड हैं, 4 ब्लॉक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अभी खंड 1 ब्लॉक 1 डिस्कस किया है। इसके बाद खंड 2, खंड 3 एंड खंड 4 यानी कि ब्लॉक 1 to 4 हम 1 by 1 कंप्लीट करेंगे। टोटल 19 यूनिट्स हैं, 19 चैप्टर हैं। एक सिंगल चैप्टर को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा, तो टोटल 19 वीडियो में ये पूरा BHIC 101 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो क्लास में जो भी मैं आपको बताऊंगा ये मोर देन एनफ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ये भी बता दूं कि आपको इन वीडियोस के साथ जो है ये आपको जो चैप्टर एंड में क्वेश्चंस हैं आप उनका नोट्स बना लीजिएगा और PYQ कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी गेस्ट पेपर और किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसमें पहली फर्स्ट लाइन जो आपका जो बुक है उसमें से पैरा लिया गया है, हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज़ लार्जली इनकम्प्लीट एंड डिवॉइड ऑफ इट्स वाइटल सब्सटेंस। भूगोल के बिना इतिहास काफ़ी हद तक अधूरा है और अपने महत्वपूर्ण सार से रहित है। तो बेसिकली जिस भी भूभाग की हम इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ के भूभाग, वहाँ के भौतिक वातावरण, ठीक है, वहाँ के जंगल, झाड़ी, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ही हम जो है अनुमान सटीक लगा सकते हैं। जो भी हमें सोर्सेस प्राप्त होते हैं किसी जगह पर तो हम उन सोर्सेस को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें भारत का इतिहास जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर में हिमालय है, ठीक है, और सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी, फिर कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ जो हैं, फिर जो है कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है, ये सब की हमें जानकारी होनी चाहिए।
तो ही हम जो है, जब हम इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे तो हम सोर्सेस जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हम रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा देखा होगा आपने, जीव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। आप देखेंगे जो जीव जंतु हैं, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। जो हमने बकरियाँ देखी हैं, नॉर्मल बकरियाँ, ठीक है, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में रहते हैं, साउथ इंडिया में भी, तो नॉर्मल बकरियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हम जो है कश्मीर ठंडी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे जो बकरियां हैं उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल मिलेंगे। तो ये अनुकूलन है, अडॉप्टेशन है पर्यावरण की वजह से। तो जीव जो है अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। जैसा वातावरण होगा वैसा जीव जो है अपने को अनुकूलन करके, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अनुकूलन क्या होता है, अडॉप्टेशन क्या होता है। तो यहाँ की जो भेड़ें हैं उनसे भी ज़्यादा बाल जो हैं कश्मीर में आपको बकरियों के मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ की भेड़ बकरियों को बहुत बाल होते हैं, पश्मीना शाल बनाई जाती है, इतने गर्म ऊन होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है नष्ट हो गई, इसके कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं। कई अनुमान हैं, उसमें से एक पर्यावरण भी है कि पर्यावरण में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता जो है नष्ट हो गया। कुछ कहते हैं कि हाँ, सिंधु नदी में बाढ़ आई थी, डैम वगैरह कुछ कृत्रिम करके उन्होंने बनाया होगा, बाढ़ से जो है पूरा शहर का शहर नष्ट हो गया, ठीक है। तो अब मेरे ये सब बताने का ये कारण है कि पर्यावरण जो है और मनुष्य जो है, मानव जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों का इतिहास जो है साथ साथ चलता है। अगर हम देखेंगे तो धरती की अपनी एक हिस्ट्री है, अर्थ की जो है अपनी एक हिस्ट्री है, जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसी तरह जो है इंसान, जो मानव हो गए, ह्यूमैनिटी हो गई, उनकी भी अपनी हिस्ट्री है, होमो सेपियंस की जो है अपनी हिस्ट्री है पूर्वजों से लेकर के। तो हम यह देखते हैं कि मनुष्य यानी मानव जो आज के जो होमो सेपियंस से निकल करके आज ही हम जो है एक खतरनाक प्राणी बन गए हैं। हमारे अंदर इतनी जो है पावर है कि हम जो है पर्यावरण को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन चेंज एनवायरनमेंट, बट पर्यावरण भी हमें चेंज कर सकती है। पर्यावरण हम जो है पूरी की पूरी सभ्यताएं नष्ट कर सकती है, ठीक है। सुनामी आएगा या कहीं पे जो है बाढ़, जब हम देखते हैं यूट्यूब पे भी देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह जो है कि कितने इमेंस पावर है फ्लड्स के अंदर, जब मतलब जो है पहाड़ों पर से, जब पर्वत पर से जब पानी बहता है तो अपने पीछे कितना जो है मलबा जो होते हैं उसको लेके क्या, तो उसमें कितना फोर्स होता है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है बहाते हुए ले जाते हैं, ठीक है। इतनी भारी जो गाड़ियाँ होती हैं 200-200 टन की, उनको जो है खिलौने की तरह बहा के ले जाती हैं। तो इसलिए पर्यावरण और मानव, इनका इतिहास जो है मिला हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और कंप्लीट जो है चैप्टर इन 2 टॉपिक्स पे ही डिपेंड है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इग्नू की बुक्स पढ़ने जाएंगे और उसमें जो है ज़्यादा आउटपुट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ये जो 10-15 मिनट का जो ये वीडियो क्लास है, इसमें आपको मोर देन एनफ इस चैप्टर से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आप PYQ कर लीजिएगा, आपको टोटल आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड तैयारी हो जाएगी। तो बेसिकली ग्राफिकल रीजन्स जो है भौगोलिक क्षेत्र, ये हेडिंग है। इसमें हम जो है भारत को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटते हैं, भौतिक क्षेत्र में बांटते हैं। तो पहला है हिमालयी अपलैंड्स, यानी कि हिमालयी उपभूमि, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये एरिया है हिमालय का, ये जो है नॉर्थ ईस्ट तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये क्या बोलते हैं, हिमालय रीजन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है, ये टोटल जो है यहाँ तक
ये और ये कश्मीर और पाकिस्तान को लिए हुए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हिमालयी उपभूमि है, ठीक है। इसके बाद है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि सिंधु और गंगा के मैदान। तो ये आप देख रहे हैं, ये येलो कलर से जो है ये वाला पार्ट जो है ये सिंधु का पार्ट है। यहाँ पे आप ग्रीन में देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक जो है ये सिंधु नदी का मैदानी इलाका है। और यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है ये जो है गंगा मैदान का इलाका है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है सुंदरवन यहाँ पे आपको मिलेगा। और तीसरा है पेनिसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पेनिसुलर इंडिया, यहाँ से लेकर के ये जो है इसको पेनिसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। तो बेसिकली यही बेसिक चीज़ है, आपको इसमें और डिटेल में नहीं जाना है। उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, या भारत के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी इतने शब्दों में दीजिए, बस इतना ही, ठीक है। इसके अलावा जो है ये टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो बेसिकली जब हम इतिहास को जानने के लिए हम कैसे इतिहास का पता लगाते हैं, आगे 100 साल पुरानी बात हो तो हम जो है न्यूज़पेपर वगैरह में देख लेंगे। आज 500 साल पुरानी बात हो तो हमें किसी की किताब लिखी हुई मिलेगी। लेकिन क्या होगा जब जो है 5000 साल पुरानी बात हो, 10,000 साल पुरानी बात हो, कैसे पता लगाएंगे? अगर 50,000 साल पुरानी बात हो तब तो हम ये जानते हैं कि जो लिखित है, जो हमारे पास जो लिखित सोर्सेस है, जो रिटन सोर्सेस है, वो 5-6 हज़ार पुराने से ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन जब लाखों साल पुरानी बात हो, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, तो हमें को कैसे पता चलेगा कि ये इतिहास कैसे जानेंगे? इसके लिए है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस हमें जो है कुछ पीछे ले जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमें बहुत पीछे ले जाते हैं, यहाँ तक कि लाखों साल पीछे हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। फॉरेन अकाउंट्स, जो ट्रैवलर्स जो हैं वो भी कुछ कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ लिखते हैं, विवरण लिखते हैं, कुछ डिटेल्स लिखते हैं, तो उनके जो उन डिटेल्स हैं उनको भी हिस्ट्री में जो है सोर्सेस माना जाता है। तो जब हम भारतीय अध्ययन के स्रोत की बात करते हैं तो 3 हमारे पास मेन स्रोत हैं। पहला है लिटरेरी स्रोत, ठीक है। तो इसको हिंदी में साहित्यिक स्रोत बोला जाता है। तो साहित्यिक स्रोत के नाम से आप समझ गए होंगे क्या होगा, जो लिखित लिटरेचर है, ठीक है, एंशिएंट, और जो भी किसी साहित्य का हिस्सा हो तो उसे हम जो है साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, लिटरेरी सोर्स, ठीक है। जैसे कि रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि जो चाणक्य ने जो अपने अर्थशास्त्र लिखी है, ठीक है, जो साउथ इंडिया में जो संगम साहित्य हैं ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो उसे भी हम जो है इतिहास के स्रोत के रूप में समझते हैं, जानते हैं। तो सेकंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, बहुत महत्वपूर्ण है, पुरातात्विक स्रोत, जहाँ पर भी हमें कुछ बहुत पुराने जो है ऐसे चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है प्राचीन काल की हैं, तो उसे जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर रखते हैं। इसके अलावा जब हम उत्खनन करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं कहीं पर किसी एरिया में, तो हमें वहाँ से जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कुछ मिट्टी के बर्तन हो गए, कुछ मनके हो गए, हार वगैरह हो गए, कुछ मोतियों की माला हो गई, सीपियों की माला हो गई, कुछ मूर्तियाँ वगैरह हो गई, या कुछ सिक्के वगैरह हो गए, ठीक है, या कुछ पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, तो इसे हम जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में रखते हैं। इसके बाद जो है तीसरा जो है फॉरेन अकाउंट। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो देश है प्राचीन समय से ही जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ज्ञान की गंगा बहती रही है। तो पुराने समय में जो विदेशी थे यहाँ घूमने आया करते थे, कुछ पढ़ने के लिए आया करते थे, कुछ नॉलेज लेने के लिए आया करते थे, कुछ बिजनेस के पर्पस से आया करते थे, कुछ जो है यहाँ घूमने के लिए आया करते थे, मतलब इसी तरह से। तो जो भी फॉरेनर्स यहाँ पर आए
उन्होंने जो है अपनी डायरीज मेंटेन की, ठीक है, या कुछ जो है उन्होंने पुस्तकें लिखी या कुछ भी लिखा उन्होंने, तो उन्होंने लिखित रूप में जो भी कुछ लिखा हुआ छोड़ के गए हैं, तो उन्हें हम जो है स्रोत मानते हैं। एक अच्छा, उसे भी जो है हम हिस्ट्री के स्रोत के रूप में रखते हैं। तो फॉरेन अकाउंट सोर्सेस या विदेशी लेखा स्रोत जो है, इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? लिटरेरी सोर्सेस में जो है रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, धार्मिक ग्रंथ, और इंडियन लिटरेचर आते हैं, जैसे भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य तो बहुत ही बड़ा है, बहुत। इसमें जो है हम, अगर मैं नाम लेने बैठूंगा जो है साहित्य के, तो ये 1-2 घंटे तो इसी तरह लग जाएंगे, ठीक है। तो भारतीय साहित्य जैसे कि कबीर दास ने जो लिखा है, सूरदास ने लिखा है, ठीक है, कालिदास के जो रचनाएं हैं, ठीक है, बाण भट्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और धार्मिक ग्रंथ में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रामायण, जो महाभारत, इन्हें महाकाव्य बोला जाता है, एपिक्स बोला जाता है। पुराण हो गए, जातक कथाएं हो गई, ठीक है। क्लासिकल टेक्स्ट और जैसे कि वेदा वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये शास्त्रीय ग्रंथ इनको बोला जाता है। इसके अलावा प्राचीन भारत में जो भी मान्यताएं थी, उनके ऊपर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जो रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, ठीक है, उन्हें मेंशन किया गया है, तो इसे भी हम जो है लिटरेरी सोर्सेस में रखते हैं। और किसी ऐसी घटनाओं के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रचुर मात्रा में किसी भी लिखित स्रोत से, तो हम उसे जो है लिटरेरी सोर्सेस में, साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। तो ये हो गया। आप ये देख रखे हैं जो है पहले के टाइम पे जो है पत्तों के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ मिलता था, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन्हें जो है लिटरेरी सोर्सेस में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड पे कि जो भी उत्खनन के दौरान हमें कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं, शिलालेख, सिक्के, मिट्टी के बर्तन या इमारतें या कुछ अन्य अवशेष, जो इमारतों के जो अवशेष होते हैं, तो उसे हम जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में रखते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं हमारे लिए। जैसे ये कुछ पत्थर पे कुछ जो है कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, ये उत्खनन के बाद जो है ज़मीन के नीचे जो है ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। इनसे जो हमें पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, तो इनसे हमें उस समय के जो समाज हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, संस्कृति के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, व्यापार किस दिशा में था, व्यापार का नेटवर्क क्या था, इससे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के, शिलालेख हमें बहुत कुछ बताते हैं, मिट्टी के बर्तन हमें ये बताते हैं कि क्या, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं या धातु के बर्तन हैं, तो उससे भी हमें कई सारी चीज़ें, जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, जैसे कि किसी स्तंभ पे, खंबे पे या किसी पत्थर के टुकड़े पर यानी कि स्टोन पर, या किसी जो है गुफा में, ठीक है, केव के अंदर कहीं पर कुछ खुदा हुआ मिलता है हमें, यानी कि हथौड़ी से और छेनी से मार मार के कुछ लिखा हुआ है, खुदा हुआ है, तो उसी ऐसी लिखावट को हम जो है शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हिस्ट्री को के सोर्सेस के रूप में इन्हें हम जानते हैं, ठीक है। तो जो अशोक स्तंभ है, अशोक के जो शिलालेख है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा न्यूमिस्टिक सोर्सेस हैं, जैसे कि मुद्रा शास्त्री, ठीक है। तो जो भी कॉइन्स हैं, ठीक है, यानी कि इसको मुद्रा बोलते हैं, कॉइन्स को, पैसे, जो रुपया पैसा होता है, तो उस समय नोट तो चलते नहीं थे, ठीक है, धातु के सिक्के चलते थे ट्रेड्स के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। और इसके अलावा जो है राजा जो है अपने राज्य में अपने सिक्के चलाते थे, तो उसमें कुछ जो है चिन्हित करवाते थे, कुछ उस पर कुछ डिज़ाइन बना होता था, यानी कुछ न कुछ उस पर जो फिगर बना होता था। तो ये चीज़ें भी हमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती है प्राचीन इतिहास के बारे में। तो मुद्रा शास्त्री भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यूमिस्टिक इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी वृत्तांत। तो जैसा मैंने बताया कि
प्राचीन समय में व्यापारी, विदेशी यात्री हमारे यहाँ आते थे, इतिहासकार भी आते थे और कुछ जो है विद्यार्थी के रूप में आते थे। तो कुछ इसमें जो है मेगस्थनीज हैं और फाहेन है, हेनसांग, अल्बरूनी, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो आपकी पुस्तक में मेंशन है। ये लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे जो भी इन्होंने समय व्यतीत किया तो उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा है, तो उससे भी जो है हमें उस समय के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और चैप्टर के एंड में ये बोध प्रश्न है। ये जो टॉपिक मैंने अभी कराया है, भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत, सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, कंफर्म है। तो ये बोध प्रश्न के एंड में ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें से ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, सेकंड इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बोध प्रश्न 2 में दोनों चैप्टर जो हैं इम्पोर्टेंट, दोनों क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, मैंने आपको जो है काफ़ी अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इस चैप्टर को अब आपको कुछ भी और किसी गाइड वगैरह की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक में से दे सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बुक को रखिए, उसमें से हेडिंग वगैरह लीजिए, प्लस जो है गूगल की हेल्प ले सकते हैं। मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स जो है गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे आंसर जो है अगर आप एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे तो टीचर जो है उन्हें पता चल जाएगा कि आपके आंसर जो है आपकी बुक में से नहीं है, तो वे समझेंगे कि आपने अपना जो है स्टडी मटेरियल पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए नंबर भी, मार्क्स भी उसी तरह से मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे एसकेएम मेंटरशिप प्रोग्राम में जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ भी नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के एंड में जो भी है आपको जो है क्लास नोट्स पीपीटी मिल जाएगा अभी। इसके साथ जो है आपको गेस्ट पेपर ही बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो इस गेस्ट पेपर के अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये गेस्ट पेपर मोर देन एनफ है इग्नू के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। आपको जो ये वीडियो लेक्चर्स बस देखते जाना है, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर रखना है, प्लस जो है जो भी मटेरियल गेस्ट पेपर में है क्वेश्चन के आंसर्स आप जो है उनको बस पढ़ लेना, मोर देन एनफ है। काफ़ी अच्छे मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्वेरीज़ आ रही हैं अभी भी। मैं बता दूं ऐसे स्टूडेंट्स को कि केवल 999 ही पे करना है, 999 के अलावा कुछ नहीं पे करना है, 999 रुपये, ठीक है। मैं जानता हूं कि हाँ कई स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज है कि जो है गेस्ट पेपर्स मार्केट में इतने महंगे हैं, स्टडी मटेरियल इतने महंगे हैं, गाइड्स वगैरह, तो इतने कम पैसे में जो क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे हम, ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 999 में ही आप अगर एसकेएम मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं तो 3 साल तक, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल आपको जो है गेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस जो है क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। आप जो है पेमेंट कर रहे हैं केवल असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर के, वो भी हाफ प्राइस, ठीक है। और आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, फ्री क्लासेस। अगर आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो किसी और स्टूडेंट्स के पास नहीं, तो उसकी भी फ्री क्लासेस हम जो है टीचमिंट ऐप पर लाइव या रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं इग्नू के स्टूडेंट्स की जो जर्नी है उसमें मैं कुछ जो है अपना एक पोर्शन रखूं कि मेरा भी कुछ जो है सहयोग है उनकी जर्नी में, मेरा भी कुछ योगदान रहा है। तो इसलिए मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए एकलव्य बैच और संकल्प बैच और इसके अलावा कॉर्पोरेट और बीपीओ बैच लेकर के आऊँगा, और इसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कुछ लिया जाएगा। मेरा जो यही उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अधिक से अधिक जो है उनको मैं बेनिफिट दे पाऊँ इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए। So this is the end of this session.
अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।